नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्निधि लॉ फर्म में। और आज हम आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से जानकारी दिलवाएंगे। लॉ क्षेत्र में विशेष विद्वान अधिवक्ता भी हैं और लॉ के क्षेत्र में इसमें ट्रेनिंग करवाने का काम कर रहे हैं। ऑलरेडी वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं आप त्रिपुरारी जी से। हम चाहेंगे कि आज का सब्जेक्ट जो है भारतीय संविधान, इस विषय पे वार्ता होगी कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। तो हम चाहेंगे आदरणीय सर से कि संविधान के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सर देखिए, भारतीय संविधान जो है, हम अपने भाषा में ये कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पहले तो हमें जान लें कि संविधान जो है जब ये बना था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बनने को तो 1948 में बनकर तैयार हो गया था। इसके पीछे कुछ रीजन थे जो कि इतना लेट हुआ, समय लगा इसको लागू करने में, लेकिन पूर्णतः 26 जनवरी को लागू हो गया था। आप सुने भी होंगे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, दो वर्ड आता है बीच बीच में। तो ये जो दोनों वर्ड होते हैं, दोनों में यही डिफरेंस है कि जो 26 जनवरी है उस दिन संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम उसको गणतंत्र दिवस कहते हैं। क्योंकि बीच में ये बात आती है, भारतीय संविधान के उपदेशिका में यानी प्रीम्बल में ये वर्ड लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा है, हम भारत के लोग यानी हम सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं इस सभा में पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक संविधान को, और भी आगे लगभग कई लाइनें लिखी हुई हैं और पूरा पढ़ पाना तो संभव नहीं होगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसमें जो है ये कहा गया कि हम लोग इस सम्मत में संविधान को भारत के उसमें समर्पित करते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं जितनी वर्णन की जाए उतना ही कम है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है इसमें हम लोग मोटी मोटा बात करते हैं लेकर के। तो पहले तो हम ये कहेंगे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये सर कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? ये 2 साल 11 माह 18 दिन बनकर तैयार हुआ था ये। और इसमें जो है कि सारे लगभग 70% जो मटेरियल है विदेश से लिया गया है, और कुछ हमारा जो 1935 अधिनियम लागू हुआ था उससे भी कुछ बातें इसमें इंक्लूड की गई हैं भारतीय संविधान में। जी। दूसरा आता है टॉपिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की बात है। इसमें पंथ निरपेक्ष जो वर्ड है इसको 42वां संविधान संशोधन, जिसको मेरी संविधान भी कहते हैं, ये उस समय जोड़ा गया था जी। दूसरी बात आती है संसदीय प्रणाली की सरकार। संसद जो होता है, जैसे राज्य है केंद्र है, दोनों अलग है। तो संसद जो होता है उसमें भी लोकसभा राज्यसभा है, तो द्विसदनात्मक व्यवस्था हो गई। ऐसे ही हमारे राज्य में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो ये जो विधानसभा विधान परिषद है वैसे ही सेंट्रल में संसद, लोकसभा और राज्यसभा है। दूसरा है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार की बात की गई है। अच्छा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक, हाँ, मूल अधिकार की बात की गई है। मूल अधिकार में क्या क्या आता है सर? वैसे तो हमारे यहाँ पहले 7 थे, लेकिन अब 6 कर दिया गया है। कौन कौन से? संपत्ति के अधिकार को जो हटा करके इसको 300 में लागू कर दिया गया है। 300A में पहले संपत्ति का अधिकार था, क्योंकि जो अनुसूची है, अनुसूची में जी। ये बात आई थी कि इसे अगर हम पहली अनुसूची देखें
तो पहली अनुसूची में बात ये कहता है कि इतना बड़ा विशाल देश है, इसको चलाने के लिए, ठीक है, कि हमको नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो उस नियुक्ति में क्या होता है कि भाई जब नियुक्ति करेंगे तो लोग काम करेंगे तो उनको पैसे चाहिए। जी। तो फर्स्ट में राज्य कुछ लाने के लिए क्या किया, नियुक्ति किया गया है। सेकेंड में तो थर्ड में क्या किया, जब नियुक्ति होगी तो उनको चाहिए पेमेंट। जब पेमेंट होगा तो लोगों के अंदर क्या आएगी, लालच आएगी। जी। जब लालच आएगी तो करप्शन बढ़ेगा। जो जब करप्शन बढ़ता है ना तो यहाँ पे आ जाता है विवाद। तो संपत्ति संबंधी जो विवाद होता है करप्शन से आ जाता है। जी। तो लेकिन फिर भी ऐसा हुआ कि अगर संपत्ति ही नहीं रहेगा तो लोगों की हैसियत कैसे आकलन होगी। तो संपत्ति भी जरूरी था। इस वजह से जो है संपत्ति को लागू किया गया 300A में। अब इसमें जो है संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद मूल अधिकार कितने बचे? 6। जी, वो कौन कौन से, उस पे दर्शकों को हमारे बताएं। समानता का अधिकार, भारत में कोई भी नागरिक है, आर्टिकल 14 यह कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक है, वह नागरिक जो है कानून की समक्ष समान है। चाहे आप किसी पद पर विराजमान हो, अगर आप कानून के कटघरे में आते हैं तो आप और उस व्यक्ति में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, समानता है, बिल्कुल समानता रहेगी। और आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 15 तो ये बात कहता है कि मूल, धर्म, लिंग, वंश, जाति के आधार पर किसी से भी विभेद नहीं किया जाएगा। यानी कि आप जो है एसटी जाति के हो, एससी कैंडिडेट आप हो, तो आपका जनरल के साथ कंपेयर किया जाना या आपको कर रखना कि नहीं एसटी का है इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। मतलब यही है कहने का कि ऊंच नीच का यहाँ कोई हाँ, बर्ताव भेदभाव नहीं नहीं। संविधान के अनुसार। हाँ। आर्टिकल 16 जो होता है वो ये कहता है कि गवर्नमेंट सर्विस में सभी लोग को आवेदन करने के लिए सभी लोग पात्र हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो। जी, ये समानता का अधिकार है। दूसरा, ये जो है हम आपको सारे बधाई देते हैं सीक्वेंस से पूरा। आर्टिकल 16 में अब इस समय बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, मामला देखे होंगे कि ज़्यादातर चल रहा है कि इस समय क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जाति को लेकर विवाद चल रहा है। जी। तो जाति को लेकर जो विवाद चल रहा है, जो ऐसे ऐसे मैटर हैं, तो इसमें कभी कभी ये बातें आ रही हैं कि भारतीय संविधान में जो है EWS को इंक्लूड कर दिया गया है, ये क्यों आ गया है। हाँ, तो आरक्षण जो है शेड्यूल कास्ट को दिया गया है। तो शेड्यूल कास्ट को आरक्षण दिया गया है वो किसी जाति को लेकर नहीं दिया गया है, वो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को दिया गया है। आर्टिकल 16 के सब सेक्शन 4 में यह बात कही गई है। जी। और 5 में ये कहा गया कि महिला जो हैं, महिलाओं को उनको आरक्षण दिया गया है। तो महिलाओं को आरक्षण देने का कारण क्या है कि महिला जो शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बल होती हैं, इसलिए उनको आरक्षण दिया गया है। भारतीय संविधान में महिलाओं को शारीरिक तौर पे आप दुर्बल और हाँ, कमज़ोर बता रहे हैं। नहीं, ये शारीरिक बनावट के अनुसार माना गया है कि महिलाएं कमज़ोर होती जी, हैं, उनको- जिसलिए उनकी कुछ भूमिका जो है इसमें आ जाए, ताकि किया गया इसीलिए कि मतलब ये लोग भी कुछ कर सकें समाज में। जिस सामाजिक तौर पे वो कमज़ोर हैं लेकिन संविधान के हिसाब से इक्वल है। हाँ, इक्वल है। देखिए संविधान उनको देता है रिजर्वेशन कि भाई जैसे आप भी कुछ अपनी भूमिका दें यहाँ पे। जी। जैसे इसमें पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं कुछ महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर पा रही हैं, यूपीएससी लड़कियाँ क्वालिफाई कर रही हैं, तो यही सब है, कुछ उनको छूट दिया गया इसीलिए। फिर इसमें क्या होता है सर कि जैसे मूल अधिकार है, बहुत लंबा प्रोसेस है, अगर मूल अधिकार पे बात करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब जब हमको संविधान की विशेषताओं को बात करनी है तो आगे बढ़ा जाए थोड़ी सी। तो अब हम आते हैं कि जिस देश में हम रहते हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी होनी चाहिए उस देश के प्रति। जी। जैसे हम घर में रहते हैं तो हमारे कर्तव्य होते हैं, वैसे देश में भी होता है इंसान कर्तव्य। तो आर्टिकल 51A में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक
जो भारत में निवास करता है जी उसका परम कर्तव्य है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें और हमारे देश के महान विभूति जिन्होंने हमारे देश में इतने उनका जो इतना वर्णन किया जाए उतना ही कम है, जिन्होंने देश के लिए अपनी प्राण तक दे दिए हैं, उनको हमेशा सम्मान देना ये हमारा परम कर्तव्य है। अगर आप देश में रहते हैं तो देश के संपत्ति यानी राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। कुल इस तरह से कि 11 कर्तव्य हमें भारतीय संविधान ने दिए हैं कि हमारे पास ये कर्तव्य हैं देश के प्रति और आपको करना चाहिए। अगला आता है संगठनात्मक और एकात्मक का मिश्रण है। बिल्कुल सही बात कहा गया है कि अगर इसका हम परीक्षण करें तो कोरोना काल में हम देख सकते हैं। कोरोना काल में क्या हुआ था, सेंट्रल जो है आदेश दे रहा था कि राज्य जो है गाइडलाइन अभी जारी नहीं करेंगे, जब तक सेंट्रल आदेश देगा तब तक आप यथास्थिति बना रखेंगे। सेंट्रल का आदेश था कि उस समय कोरोना काल जब कोरोना बढ़ रहा था तो उस समय सारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था जी। जब सेंट्रल को ऐसा आभास हुआ कि नहीं लॉकडाउन अब कम होना चाहिए, कि स्थिति सुधर रही है, हमारे यहाँ लोग अब सुधर रहे हैं, ठीक हो रही है स्थिति, कोरोना कम हो रहा है, तो फिर सेंटर ने वो राज्य से कहा कि आप देखिए ऐसा है कि अब आप लोग गाइडलाइन जारी खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सेंटर ने राज्य को दे दिया कमांड। जी। जो अनुसूची जो है ना कि एक संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, अनुसूची जब संविधान का पढ़ेंगे उससे तो काफ़ी लंबा टॉपिक होता है, बहस करें संविधान पे तो मैं बस केवल बता दे रहा हूँ, अगर विस्तार किया जाएगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जो अनुसूचियाँ हैं वो दिया हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। किस कंडीशन में संघ और राज्य जो होते हैं एक हो जाते हैं। जैसे कोरोना काल था दोनों एक हो गए थे, जो सेंटर से आदेश आ रहे थे वो स्टेट फॉलो कर रहे थे, सारे स्टेट। आपातकालीन व्यवस्थाओं के समय ये हाँ परिवर्तन होते हैं। हाँ ये होते हैं। फिर उसके बाद आता है लचीला और कठोरता। बिल्कुल हमारा जो संविधान है लचीला और कठोर भी है, इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ कानून में आदर्श दंड की व्यवस्था की गई है। भारतीय दंड विधान में आदर्श दंड विधान की व्यवस्था की गई है, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो होता है कि किसी भी अपराधी को सुधारने के बाद की जाती है, न कि उसको दंडित कर दिया जाए, वह व्यक्ति जो है अपराधी बन जाए। जी। हमारे यहाँ आदर्श दंड व्यवस्था है, सुधारने की व्यवस्था है, तो इसलिए जो है इसको लचीला भी कहा गया। और कभी कभी कठोर क्यों कहा गया है कि ऐसी कंडीशन आ जाते हैं कि कानून को सख्त होना पड़ जाता है। जैसे दिल्ली का निर्भया कांड था, उस केस में अगर हम सख्त नहीं होते हैं तो हमारे देश में जो है हो सकता है कि आंतरिक समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि देश की जनता चाह रही है कि फांसी हो और न्यायपालिका सोच रही है कि नहीं इसको छोड़ दिया जाए, आदर्श दंड की व्यवस्था है और समझा खत्म कर दिया जाए। कभी कभी ऐसे क्रिटिकल मामले आ जाते हैं जिसमें करना पड़ता है। अभी 2 रोज पहले सर एक अमेंडमेंट हुआ है, शायद महिलाओं से संबंधित गंभीर अपराध करने वालों को अग्रिम बेल नहीं मिलेगी। इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए अभी इसके विषय में तो मैंने अभी अध्ययन नहीं किया है, इसको मैं अभी बताने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं इसको विषय तो देख नहीं पाया अभी। अगर देख पाऊँगा तो मैं आपको अगले वीडियो में इसके विषय में बता दूँगा, ठीक है। अच्छा, अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई है। अब स्वतंत्र न्यायपालिका के जो एक अलग वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे उसमें आपको। बस केवल मैं आपको इसका एक तो परिचय दे रहा हूँ कि संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं और एकहरी नागरिकता है। कोई भी व्यक्ति यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी कहीं का हो, वो ये नहीं कहता है कि हम एमपी के निवासी हैं,
वो ये कहता है कि हम भारतीय हैं। अगर हम जी। कहीं भी जाते हैं, कोई पूछो क्या बात है, हम भारतीय हैं। ये थोड़ी कोई कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। सब लोग कहते हैं भारतीय हैं। यानी एक और नागरिकता है। एक केस है डॉक्टर श्रीमती आर्या बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उसमें प्रांतीय क्षेत्रों में अधिवास करने वाले व्यक्तियों के संबंध में बताया गया था कि वे व्यक्ति जो प्रांत में या क्षेत्र में निवास करते हैं, जिनको निवास के आधार पर नागरिकता दी गई है, वो अब नागरिकता वाली बातें भी आ जाती हैं इसी में, लेकिन ये सबको अलाउ किया गया कि सब लोग भारतीय रहेंगे, चाहे आप किसी प्रांत में निवास करिए। और हाँ बताइए क्या करें। और भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जो पॉइंट छूट रहे हैं, देखिए विशेषताएं तो बहुत सारी हेडिंग के इसकी तौर हैं। पर बता दें, कुछ बच रहा है तो फिर अगले अंक में विस्तार से हम। अब इसे अभी नागरिकता की बात ले लीजिए। हमारे यहाँ नागरिकता भी हमारे यहाँ कर ही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अनुच्छेद 511 में नागरिकता की बात की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 505 और 11 में इसे नागरिकता में क्या होता है कि जो अभी विवाद चल रहा, सिटीजनशिप अमेंड बिल CEA का विवाद चल रहा था, जी। तो इसमें पार्लियामेंट की ये पावर भी दिया गया है कि पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 10 में कि अगर वो चाहे तो नागरिकता छीन भी सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मनमाने तरीके छीन सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा कारण कि किस बेस पे आप कैंसिल कर रहे हैं नागरिकता, आपको बताना पड़ेगा। तो इस विवाद से लोग डर रहे थे कि अगर ये लागू हो जाएगा तो ये होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा लागू भी होता तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ के मूल निवासी हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, हर जगह आपका सारा डॉक्यूमेंट है, हर चीज़ दर्ज है, तो अमेंडमेंट से कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। धन्यवाद सर, आपने बड़े ही बेहतरीन ढंग से भारतीय संविधान के विशेषताओं पे चर्चा करते हुए अनुच्छेद धारा, किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान ने क्या विशेषता दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप लोगों के साथ अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।